नमस्ते एंड वेलकम टू एग्जाम वर्ट एंड पावर्ड बाय एफएलपी। आज का ये सेशन बहुत यूनिक होने वाला है, बहुत बेहतरीन होने वाला है। करंट अफेयर से ज्यादा इसमें हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स की, बिहार में हो रहे इलेक्शन की। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल डिस्कस अबाउट द नोबेल प्राइज, क्योंकि रिसेंटली ही नोबेल प्राइज अनाउंस हुए हैं और जो नोबेल प्राइज अनाउंस हुए हैं वो हुए हैं मेडिकल फील्ड में। बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक एक दिन करके सारे नोबेल प्राइजेस हमारे सामने आने वाले हैं। हमारे सामने आज अपना जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है शायद वो आज आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी नोबेल प्राइजेस भी विद इन अ वीक सारे के सारे अनाउंस हो जाएंगे, तो उन पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे आपसे एक एक्सरसाइज की, जो कि रॉयल नेवी और इंडियन नेवी के बीच में हो रहा है। उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या है वो, कहाँ हो रहा है, क्या होने वाला है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे थोड़ी सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो काफी चर्चाओं में रहा है। और काफी चर्चाओं में रहने के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें बिहार में इलेक्शन है और एसआईआर की चर्चा ना हो, वोट चोरी की चर्चा ना हो, घुसपैठिया की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना रुके। आज का जो सेशन है अंत तक रहिएगा, आपको बहुत कुछ मजा आने वाला है, बहुत समझ में आने वाली चीजें। और यहाँ पे मैंने जो भी पॉसिबल एनालिसिस है न्यूज़पेपर से उनको करने की कोशिश की है। कोई भी मैंने फालतू की कहानी आपको सुनाने के लिए यहाँ नहीं हूँ, कोई भी रिपीटेड चीजें बार बार रिपीट करके एक लंबा सेशन करूं, ऐसी कोशिश मेरी बिल्कुल नहीं है। और ये सभी एग्जाम्स में काम आएगा, लेकिन सीयूटी यूजी एंड पीजी में बहुत काम आएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे आज का जो पूरा का पूरा सेशन है उसके कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार असेंबली एंड पॉल जो इलेक्शंस के जो डेट्स हैं उनके अनाउंसमेंट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिसिन नोबेल प्राइज है। इसके अलावा आपका जो एक्सरसाइज है कोंकण, जिसकी मैंने बात की थी अभी। इसके अलावा जो बीआरओ है, बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ, जो कि भारतीय सेना और जो खासकर बॉर्डर एरियाज के लिए सड़कें बनाने का काम करता है बीआरओ, उसने वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड, यानी जिसपे हम ट्रेवल कर सकते हैं बड़े आराम से, पीएम सेतु की बात करें, और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो रिसेंटली दिल्ली में खत्म हुई है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, वहां पे जहां इंडिया ने टोटल 22 मेडल यानी 22 मेडल जीते हैं। इन 4-5 विषयों पे मैं बात करूंगा और कोशिश करेंगे कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी आपको मैं बता पाऊं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बहुत जल्दी हम सीयूटी यूजी की क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीजी की भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उनके लिए भी आप व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है स्क्रीन पे, उस पर मैसेज करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं चाहें तो, अगर आपको लगता हो। यहाँ पे आपको 3 चेहरे दिख रहे होंगे, नीतीश है, तेजस्वी है, और ये है जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर। ये 3 वो चेहरे हैं जिनके ऊपर पूरा का पूरा बिहार का इलेक्शन टिका हुआ है। मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। नीतीश जी की एज 75 के अराउंड होने वाली, 74 है, तो इनकी एज पे क्वेश्चन उठ रहा है। तेजस्वी की हमेशा एजुकेशन पे क्वेश्चन उठता रहा है। और प्रशांत किशोर की बात करूं तो इनका जो विषय है, अब की बात बिहार में जाति से हटके, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से हटके, इनका यह कहना है कि आई एम फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट। जो बिहार के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट का, मेरा फोकस जो है वो एम्प्लॉयमेंट पे है। और खास करके वहां पे जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है उसको हटाने पे है, जिसकी वजह से बिहार का जो डेवलपमेंट है वो रुका हुआ है। ये इनका स्टेटमेंट है, मैं कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं बिहार कितना पीछे है, क्या है वो रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं। यहाँ ये तीनों के बीच में मतलब त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है बिहार में। खैर देखते हैं किसकी सरकार बनेगी, वो सेकेंडरी है। बिहार असेंबली इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल ये अनाउंस किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, भारतीय चुनाव आयोग ने ये घोषणा की कि बिहार के अंदर जो इलेक्शन है वो 2 फेजेस में होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, बिहार में ये जो फेज है, 2 फेज, ये 40 साल बाद हो रहे हैं। इससे पहले 1985 1985 के अंदर जो बिहार में इलेक्शन हुए थे वो 2 फेजेस में हुए थे। उसके बाद से अब जाके ये इलेक्शन 40 साल बाद यानी 2025 में 2 फेजेस में हो रहे हैं। पहला फेज जो आपका है वो 6 नवंबर को है और दूसरा फेज आपका 11 नवंबर को है। बिहार के चुनाव से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दें जो कि आपके बाकी एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, वहां पे बहुत काम आता है। जिसमें मैं बात करूं, आपका बिहार जो है इसके अंदर द्विसदनात्मक प्रणाली है। अगर मैं बात करूं द्विसदनात्मक, बाय कैमरल जो सिस्टम है लेजिस्लेचर में, तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद का कॉन्सेप्ट बिहार में पाया जाता है। टोटल नंबर ऑफ सीट 243 है।
जिसके अंदर आई थिंक 38 या आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट डेटा यही है, और दो आई थिंक एसटी की है और 38 सीट्स जो है वो एससी को रिजर्व करी गई है। लेकिन आपके काम का बहुत कुछ नहीं है इसमें, लेकिन आपके काम का ये जरूर है कि एक तो 1985 में यहाँ पे इलेक्शन जो हुआ था वो कौन था, 2 फेजेस में हुआ था, ठीक है। 14 नवंबर को रिजल्ट्स आ जाएंगे, सरकार पता चल जाएगी किसकी बन रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे बिहार असेंबली इलेक्शन 6 और 11 ही मैंने बता दिया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये डेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लगभग 5700 न्यू वोटर्स है। आपको पता है एसआईआर वाला इशू चला था, वहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ पार्लियामेंट का, जो सॉरी वोटर लिस्ट में, तो पार्लियामेंट में उस पर काफी बहस हुई, काफी उस पर हल्ला हुआ, वोट चोरी के आरोप लगे विपक्षी पार्टियों के द्वारा। उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है वो अभी जनता बताएगी, लेकिन एसआईआर आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानने की एसआईआर क्या था। तो यहाँ पे बिहार में एसआईआर हुआ। इससे पहले बिहार के अंदर जो एसआईआर हुआ था वो 2003 में हुआ था, ठीक है। बिहार में जो एसआईआर हुआ था वो 2003 में हुआ था। अभी गवर्नमेंट बोला है कि पूरे देश में एसआईआर होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है पूरे देश में करवाया जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो 5700 जो न्यू वोटर्स हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, यानी हर विधानसभा क्षेत्र में 5700 नए वोटर हैं। अब ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये समय बताएगा, लेकिन यहाँ का ये सिंपल सा आप समझ लीजिए कि इलेक्शन जो है कितने फेजेस में है। एसआईआर की बात करूं अगर मैं बिहार में, तो एसआईआर हुआ था बिहार के अंदर। तो एसआईआर की बात करें, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताना चाहूंगा एसआईआर के साथ साथ, कि जो आपका आर्टिकल 326 है ये प्रोवाइड करवाता है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। आप चाहे यूजी की तैयारी करें, पीजी की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी करें, कुछ भी करें, यहाँ पे आर्टिकल 326 है, ये बताता है कि एवरी सिटीजन हु इज नॉट लेस देन 18 years ऑफ एज शैल बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज वोटर, ठीक है। तो ये आर्टिकल 326 का ध्यान में रखना। इसके बाद मैंने आपको बताया था बिहार के अंदर इस तरह का एसआईआर कब हुआ था, 2003 में हुआ था। इसमें काम क्या किया गया, जो वोटर लिस्ट था उसको अपडेट किया गया है। मोर देन 60 लाख जो नाम है वो काटे गए हैं वोटर लिस्ट से। अब उसके ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज हैं कि एक एड्रेस पे 100 नाम है, एक एड्रेस पे 500 नाम है, वो क्या है उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि 60 लाख से ज्यादा, लगभग 68 लाख के आसपास है, ये वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। तो टोटल मिला के टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं वो पहले से कहीं ना कहीं जो नए जुड़े हैं वो एक अलग है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनमें से कहा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कहता है कि लोग मर गए हैं या शिफ्ट हो गए हैं परमानेंटली इधर उधर, क्या है वो सारी की सारी चीजें समय आने पे पता चलेंगी। तो ये है। सो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बिहार का इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार का इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए इंडिया में 2 स्टेट के इलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिहार और यूपी। रीजन है उसके पीछे, रीजन ये है कि एक तो पॉपुलेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्थ इंडिया के अंदर इन 2 स्टेट की पॉलिटिक्स से सेंट्रल की पॉलिटिक्स पे बहुत सारा असर पड़ता है। उत्तर प्रदेश के लिए तो ये कहा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। 80 सीटें हैं लोकसभा की, और 80 सीटों में जो पार्टी वहां 40-45 भी निकाल लेती है उत्तर प्रदेश में, वो लगभग सरकार बना लेती है भारत में, मतलब प्रधानमंत्री उसी पार्टी का होता है, ये कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही बिहार की पॉलिटिक्स का भी बहुत सारा इम्पैक्ट है। इवन बिहार की पॉलिटिक्स का बहुत सारा इम्पैक्ट यूपी की जो आने वाली पॉलिटिक्स होगी उस पर भी देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्या होता है समय के साथ। बाकी आप लोग तो एंजॉय करिए। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन ये है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि किस टाइप का बॉडी है ये, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लेकिन ये कौन से आर्टिकल के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ है इसका आंसर आप देंगे। इसके बाद आते हैं हम नोबेल प्राइजेस पे। कल जैसा कि घोषणा हुई, नोबेल प्राइज सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, साइंस, इकोनॉमिक्स, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनके क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है। टोटल 6 ब्रांचेस हैं इसकी। यहाँ पे आप देखेंगे आपका एक मैरी ई बुंकोफ, ये है यूएसए से। फ्रेड रांसडेल, ये भी यूएसए से हैं। शिमोन साकागुची, ये ओसाका यूनिवर्सिटी ओसाका से हैं। इन तीनों को कंबाइंडली मेडिसिन का अवार्ड दिया गया है, नोबेल प्राइज। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं एक्चुअली इन्हें अवार्ड दिया क्यों गया है, रीजन क्या है, ठीक है। नोबेल प्राइज साइकोलॉजी और मेडिसिन ये क्यों दिया गया है। यहाँ इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि जो
न्यूरल सिस्टम है वो बॉडी को इम्पैक्ट नहीं करता है, उसको हार्म नहीं करता है। अब यहाँ पे देखिए कि यूएस साइंटिस्ट वगैरह जो है इन्होंने और जापान के जो इन्होंने जीता है और इनका जो काम है वो है कि हाउ वी कीप इम्यून सिस्टम अंडर कंट्रोल। इनका जो मेजर वर्क है वो है हाउ वी कीप इम्यून सिस्टम अंडर कंट्रोल। और वर्क जो है ये हुआ है आपका डेवलपमेंट ऑफ ट्रीटमेंट एरिया सच एज कैंसर, ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज जो है उनके फील्ड में इन्होंने ये काम किया है। और इसके अलावा इन्होंने 200 लगभग मोर देन 200 से ज्यादा ट्रायल जो है वो ह्यूमंस पे किए, ताकि आपका जो टी सेल्स है अंडर उसको प्रॉपर तरीके से लोग इंस्पेक्ट कर पाए, जान पाए कि जो इनका प्रैक्टिकल है जो ये रिसर्च था उनका सक्सेसफुल रहा कि नहीं। तो मोर देन 200 लोगों पे रिसर्च करने के बाद ये इस कॉन्सेप्ट पे पहुंचे कि जो आपका सिस्टम है इम्यून सिस्टम वो आपको इम्पैक्ट नहीं करता, आपकी बॉडी को इम्पैक्ट नहीं करता है। आपने अगर आर्टिकल पढ़ा हुआ आज इंडियन एक्सप्रेस का तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें ये सब कुछ भी याद रखना होगा क्या कि भाई ये इम्यून सिस्टम कैसे काम करते हैं, सब आपको इतना याद रखना है मेडिसिन की फील्ड में किन 3 लोगों को दिया गया है, दैट्स इट, खत्म। दुनिया के अंदर पहला नोबेल प्राइज दिया गया था 1901 में, ठीक है, 1901 में दुनिया का पहला नोबेल प्राइज दिया गया था। तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे उनकी याद में दिया जाता है, उनकी सोसाइटी है उसी के थ्रू दिया जाता है। ये दिसंबर में एक प्रोग्राम होता है उसमें सारे अवार्ड्स बांटे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडियन जो है उनमें किस किस को नोबेल प्राइज मिला। इंडियंस में बहुत कम लोगों को मिला है, लेकिन हमारे लिए प्राउड की बात यह थी कि 1913 वो साल था जब आर एन टैगोर साहब, रविंद्रनाथ टैगोर जो साहब है, उनको पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में ही वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम एशियन कॉन्टिनेंट जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। किसी भी प्रकार का नोबेल प्राइज मिला था पूरे एशिया में, मैं केवल लिटरेचर की बात नहीं कहूँ, ओवरऑल कोई नोबेल प्राइज अगर किसी को मिला था तो वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर साहब को 1913 में, और वो था गीतांजलि के लिए। अगर आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, नॉर्मल स्कूल में पढ़ा होगा, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिस्ट देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साहब को मिलता है लिटरेचर में गीतांजलि के लिए, 1913 में मिला था ये अवार्ड। इसके बाद हमारा दूसरा जो आता है एस चंद्रशेखर, सीवी रमन का नाम सुना होगा आपने, खूब पढ़ा होगा साइंस में आपने। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, रमन इम्पैक्ट की जो खोज की थी वो सीवी रमन साहब ने की थी। इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिलता है 1930 में। अपार्ट फ्रॉम द मदर टेरेसा को मिलता है 1979 में। इनको खासकर जो मानवता के क्षेत्र में विशेष काम करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के फील्ड में काम करने के लिए दिया गया। क्या इसके अलावा हरगोविंद खुराना को दिया गया था, ये आप मेडिसिन के फील्ड में इनको मिला था, यूके में ये रहते थे। बाकी एस चंद्रशेखर को दिया गया था, वी रामकृष्णन को दिया गया था, अभिजीत बनर्जी को 2019। अगर लेटेस्ट में हम बात करें तो ये एक्चुअली अभिजीत बनर्जी अभी भारतीय नागरिक नहीं है, ही इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड यूएस में रहते हैं ये, और इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन इनकी नागरिकता भारत की नहीं है, मूल रूप से भारतीय हैं। 2019 में जेएनयू से इन्होंने पढ़ाई की, अपनी मास्टर्स जेएनयू से की है। इसके बाद आपका रोनाल्ड रोस जो है मेडिसिन में इनको दिया गया था। ये अलग अलग है, ये एक्चुअली रुडियार्ड किपलिंग है, दलाई लामा को दिया, बीएस नायपॉल, ये अलग अलग है। लेकिन मेन मुद्दा जो आपका है यहाँ पे आपका एक कैलाश सत्यार्थी 2014 में, 2014 में जो कैलाश सत्यार्थी हैं उनको दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो खास करके जो लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, खासकर बच्चों का जो खासकर उनका जो करियर बचाने के लिए, बचपन बचाने के लिए, जिनको बंधुआ मजदूरी में डाला गया, उनको इन्होंने बचाने के लिए। और मलाला यूसुफजई जो हैं 2014 में जब इन्हें दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी जी को, एमपी के रहने वाले हैं, और जब इन्हें अवार्ड दिया गया था तो सबसे कम एज में अगर किसी को नोबेल प्राइज मिला तो मलाला यूसुफजई को मिला था, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली थी मूलतः, जिनके सिर में पढ़ाई को लेके, लड़कियों की पढ़ाई को लेके कुछ जो विरोधी मानसिकता के लोग थे उन्होंने उनको गोली मार दी, हम आतंकवादी भी कह सकते हैं उनको, ठीक है। तो एक ये है, इंडिया में सबसे पहला नोबेल प्राइज मिलता है रविंद्रनाथ टैगोर को, और लेटेस्ट मिलता है अभी बनर्जी को, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर हिज वर्क इन, उनका काम किस फील्ड में है। तो ये आप ध्यान रखना, बताना कि इनमें से कौन से फील्ड में उन्होंने काम किया, कमेंट करके जरूर बताना, कल के सेशन में इसका आंसर दूंगा। कैलाश सत्यार्थी शेयर्ड हिज नोबेल प्राइज 2014 विद, किसके साथ, अभी मैंने बताया था, मलाला यूसुफजई के साथ, ठीक है। तो ये याद रखना। बराक ओबामा को भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है, नोबेल फॉर पीस मिला हुआ है, ठीक है, वो अलग बात है। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मांग रहे हैं नोबेल प्राइज की, मेरे को नोबेल दो, नोबेल दो, नोबेल दो, नोबेल फॉर पीस मैं डिजर्व करता हूं, मैंने गाजा की लड़ाई रुकवाई, भारत पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई,
कंबोडिया और थाईलैंड के बीच की लड़ाई भी मैंने रुकवा दी। मैं सारी लड़ाइयाँ रुकवा सकता हूँ, बस रशिया यूक्रेन नहीं रुक रहा मेरे से, क्योंकि मेरे वहाँ पे हथियार भेजे जा रहे हैं। मेरी कंपनियों का सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ लगा हुआ है हथियार भेजने में, यूक्रेन को सप्लाई करने में, तो मैं कैसे रुकवा सकता हूँ? सीधी-सी बात है, फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है? आगे ये एक बायलैटरल एक एक्सरसाइज़ है कोंकण 2025। तो ये बायलैटरल एक्सरसाइज़ कोंकण 2025 किस-किस के बीच में हो रही है? इंडियन नेवी के बीच में और जो रॉयल नेवी है यूके का, ठीक है? इनके बीच में हो रहा है। ठीक है, कहाँ हो रहा है? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, पश्चिमी घाट जो है वहां पे हो रहा है। तो दोनों देशों की जो नेवी है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि कोंकण एक्सरसाइज हो किस किस के बीच में होती है, इतना याद रखना और लोकेशन याद रखना। कईयों को समुद्र बहुत पसंद होगा, कई लोग आप में से नेवी में जाना चाहते होंगे, तो वो तैयारी कर रहे होंगे अलग अलग एग्जाम्स की, जहां से आपको एंट्री मिल सकती है। अब हमारे पास आता है बीआरओ का एक बड़ा अचीवमेंट है। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है बॉर्डर एरियाज में, इंटरनेशनल बॉर्डर एरियाज में रोड्स को बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना आर्मी की मूविंग के लिए। और इवन दो वो जो एक एरिया स्पेसिफिक एरिया है वहां पे गांवों की कनेक्टिंग सड़कें बनाना सारा बीआरओ के अंडर आता है। तो बीआरओ ने वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया है। हाइट अगर समुद्री तल से देखा जाए तो 19,400 फीट की ऊंचाई है। और ये एक पास है, दर्रा है, मिगला पास, ठीक है? कहाँ पे है? लद्दाख में। वही लद्दाख जो अभी सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट और उसके बाद हुई हिंसा के लिए अभी चर्चा में बना हुआ है। मैंने अपने लास्ट सेशन में भी बोला था, अगर लद्दाख की बारी आती है तो यू शुड नो अबाउट आर्टिकल 6 क्या है। आर्टिकल 6 में डालने की वो डिमांड क्यों कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जो शेड्यूल 6 है, शेड्यूल 6 के बारे में जरूर पढ़ लें। आर्टिकल नहीं, सॉरी, शेड्यूल 6 जो है उसके बारे में जरूर पढ़ लें, ठीक है? तो अगर नहीं है तो शेड्यूल 6 के बारे में आप कमेंट करेंगे तो मैं क्लास भी करा दूंगा लद्दाख के ऊपर प्रॉपर। और बाकी जितने भी ट्राइबल स्टेट्स हैं उनके जो इश्यूज हैं उनके ऊपर मैं एक बार बात कर लूंगा। तो यहाँ पे आपका जो मेघला पास, मेघला दर्रा जो है लद्दाख में है, वहां पे ये रोड बनाई गई है। तो ये बीआरओ ने बनाई है। और मेघला पास में तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। हाइट जो है आपकी 19,400 फीट है। जब ये हमेशा समुद्र के तल से देखी जाती है कि हाइट कितनी है। तो ये वो टीम है पूरी की पूरी। आपको पता होना चाहिए बीआरओ जो है वो आर्मी का ही एक पार्ट है, जो कि यहाँ पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, मैं रोड्स हो गया, पुल हो गया, इन सबको बनाने का बॉर्डर एरियाज में जो काम होता है वो इन्हीं का होता है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास अंतिम जो आता है, जो हमारे प्राउड का, ये भी हमारे प्राउड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। आपको पता होगा अभी जब लास्ट ईयर वो हुआ था, ओलंपिक हुआ था 2024 में, पेरिस ओलंपिक हुआ था। तो जब पेरिस ओलंपिक हुआ था, तो पेरिस ओलंपिक के बाद आपने देखा होगा कि उसके बाद पैरा ओलंपिक हुआ था, ठीक है? क्या हुआ था? पैरा ओलंपिक हुआ था। तो पैरा ओलंपिक जब हुआ तो पैरा ओलंपिक को भी उतनी ही प्रायोरिटी दी हम लोगों ने जितनी हम नॉर्मल ओलंपिक को देते हैं। तो पैरा ओलंपिक में हमारे इंडिया का बहुत अच्छा मैं कहूँ कि प्रदर्शन रहा था। तब से पैरा गेम्स जब भी होते हैं तो लोगों की नजर में अब आने लगे हैं। न्यूज़पेपर्स भी इनको हाईलाइट करने लग गए हैं। पहले ये कोने में होता था, बिल्कुल छोटा-सा कोने में कहीं, कि हाँ, ये पैरा एथलीट है, इसने कोई अवार्ड जीत लिया है, इसने कोई मेडल जीता है, लेकिन आज इनको एक प्रायोरिटी मिलने लगी है, तो ये अच्छी बात है। सो यहाँ पे जो पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, और ये कहाँ हुई थी? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है जेएलएन दिल्ली में है। तो इंडिया ने टोटल जो मेडल जीते हैं वो 22 जीते हैं। 6 गोल्ड हैं इसमें, 9 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज हैं। 2025 एडिशन जो कि 27 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक हुआ था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। तो आपको ये पता होना चाहिए बस कि जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये कहाँ हुई थी, और इसमें भारत का जो स्कोर रहा, यानी कि टोटल मेडल है वो कितना रहा, बस आपको इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन की नीड है। अब आपके मन में ये भी होगा कि हमें पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा जो ये एग्जाम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको फॉलो कर लीजिए अगर नहीं किया अभी तक। और दैट्स इट, एंड रियली थैंकफुल टू यू कि आपने सेशन ज्वाइन किया। आप अगर किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए लाइक आपको लगता है कि सेशन में ये होना चाहिए, तो आई थिंक यू शुड कमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दे रखा है, आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अपनी क्वेरी के लिए। यूजी पीजी की क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं, और इंग्लिश की क्लासेस जो है वो आपकी पैरेलली आती रहेंगी। मैथ्स की क्लासेस आपकी पैरेलली आती रहेंगी। सीयूटी पीजी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी धीरे धीरे चीजें यहाँ पे आती रहेंगी। और जो ये मैं आपको यहाँ करंट अफेयर करा रहा हूँ, इनको लेके मैं एमसीक्यू सेशंस भी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, टेलीग्राम पे कर रहा हूँ। तो क्योंकि
यूट्यूब पे तो लाइव इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन टेलीग्राम पे क्वेश्चन जो है वो डेली ड्रॉप कर रहा हूँ, तो आप प्लीज वहां आके भी अपना जो टेस्ट है वो कर सकते हैं कि आप करंट अफेयर से कितने अवेयर हैं। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में वहां मिल जाएगा आपको वो क्विजेस। तो मिस मत करिए, बहुत सोचिए मत। अगर आप खास करके सीयूटी एस्पिरेंट हैं, you should join examvert official and follow examvert on YouTube also. And if you need any help, then use our WhatsApp number, text us, definitely we will help you। जितना हो सकता है हजारों बच्चों की है हेल्प, और आगे भी हजारों बच्चों की करते रहेंगे। शुक्रिया जुड़ने के लिए। लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे उतना ही ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। आप अगर इसे विजिट कर रहे हैं, एक बार लाइक जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।